प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। नए ब्रिज से रामेश्वरम और मंडपम के बीच यात्रा हुई आसान। देश का पहला वर्टिकल समुद्री रेलवे ब्रिज है पंबन। आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम, रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। होम लोन, कार लोन के ग्राहकों को अब कम चुकानी होगी ईएमआई। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट। मातृ मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत, पहले स्थान पर है नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पूरे हुए 10 साल, छोटे उद्यमों के लिए मील का पत्थर साबित हुई मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी योजना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौत की सजा पर जारी की रिपोर्ट। मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या में हुआ है इजाफा। ईरान, इराक और सऊदी अरब में दी गई है सबसे ज्यादा मौत की सजा। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके रेपो रेट 6% कर दिया है। आरबीआई ने यह निर्णय एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सिफारिश पर लिया है। इससे पहले एमपीसी ने फरवरी 2025 में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके रेपो रेट को 6.25% निर्धारित किया था। बता दें कि रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में कम समय के लिए लोन देता है। रेपो रेट के कम होने से उधार लेने वालों को फायदा होता है, क्योंकि आरबीआई लोन को सस्ता कर देती है। वहीं जब लोन सस्ते होंगे तो इंडस्ट्री के प्लेयर्स लोन लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे और इससे बाजार में नौकरी के अवसर सृजित होंगे। बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। सितंबर 2016 में 6 सदस्यों वाली पहली एमपीसी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और बाकी के 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, जबकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से अपने आवास पर मुलाकात की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। यह केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसका मकसद छोटे उद्यम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड मुहैया कराना है। इसके लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन्स दिए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन बिना गारंटी के दिए जाते हैं। योजना में 4 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इन श्रेणियों में शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस शामिल है। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक के लोन और किशोर के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। वहीं तरुण के तहत 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। योजना जब लॉन्च की गई थी तब यह 3 ही श्रेणियां थी। साल 2024 में इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ योजना में एक नई श्रेणी तरुण प्लस जोड़ी गई, जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लोन्स को कवर किया गया। इन लोन्स को कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के जरिए मुहैया कराया जाता है। इस योजना को सही ढंग से लागू कराने के लिए वित्त मंत्री ने 2016 के बजट में मुद्रा का प्रावधान किया था। जानकारी के लिए बता दें कि मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है। यह एक संस्था के तौर पर रिफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री ब्रिज है। इस ब्रिज को 110 साल पुराने पुल की जगह पर बनाया गया है, जो रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। बता दें कि पुराना पंबन ब्रिज 1914 में बनाया गया था और यह भारत का पहला समुद्री पुल था। यह पुल व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं नया पुल पुरानी संरचना की सीमाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इससे स्थायित्व, बेहतर समुद्री नौवहन और भविष्य में अधिक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नए पंबन ब्रिज का निर्माण RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह ब्रिज करीब 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 72.5 मीटर का लिफ्ट स्पैन है, जो जहाजों को गुजरने के लिए 17 मीटर ऊपर उठ सकता है। इसे भारी मालगाड़ियों और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के लिए उपयुक्त बनाया गया है।
स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि पुराना पंबन पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी का संपर्क टूट गया था। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने अनुराधापुरा में 2 रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बता दें कि ये रेल परियोजनाएं भारत द्वारा सहायता प्राप्त है। इनमें से एक रेल परियोजना $91.27 मिलियन की भारतीय सहायता से नवीनीकृत 128 किलोमीटर लंबी माहो ओमनथाई रेलवे लाइन है, जबकि दूसरी रेल परियोजना माहो से अनुराधापुरा तक उन्नत सिंगलिंग प्रणाली है। उल्लेखनीय है कि सिंगलिंग प्रणाली का निर्माण $14.89 बिलियन की भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। बता दें कि सिंगलिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो ट्रेनों को सुरक्षित और कुशलता से चलाने में मदद करती है। यह ट्रेनों को टकराने और पटरी से उतरने से रोकती है, साथ ही ट्रेनों के बीच सुरक्षित अंतराल बनाए रखती है। वहीं श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में पाक जलसंधि स्थित है। यह जलसंधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच काफी प्राचीन संबंध है। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। वहीं चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को श्रीलंका तक विस्तारित किया था। भारत में पक्षी मानव संपर्क के कारण जूनोटिक रोगों का खतरा बढ़ गया है। इन रोगों को पहचानने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने एक नया अध्ययन शुरू किया है। इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के पॉइंट कैलिमेरे और बुधवर पक्षी अभ्यारण्यों में मई से अध्ययन शुरू करने की योजना है। बाद में इन शोध कार्यों को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और सिक्किम के चयनित पक्षी अभ्यारण्यों में भी किया जाएगा। गौरतलब है कि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करना है। इन अध्ययन कार्यों के अंतर्गत प्रभावी निगरानी प्रणाली का विकास किया जाएगा। इससे पक्षी अभ्यारण्यों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के निवासियों में उभरते रोगों का जल्दी से पता लग सकेगा। इस प्रणाली में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह अध्ययन विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों की जांच पर ध्यान देगा, क्योंकि ये पक्षी जूनोटिक रोगों के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पॉइंट कैलिमेरे और बुधवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1967 में बनाया गया था। यह तमिलनाडु के पूर्वी घाट पर नागपट्टिनम जिले में स्थित है। गौरतलब है कि ग्रेट वेदारण्यम दलदल के साथ पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य को 19 अगस्त 2002 को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था, जबकि वधुवर पक्षी अभ्यारण्य तिरुवरूर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1999 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। हाल ही में क्रिस्पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक नया परीक्षण विकसित किया गया है, जिससे दुर्लभ रक्त कैंसर का पता लगाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह परीक्षण ल्यूकीमिया के एक दुर्लभ रूप तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया या APL का शीघ्र और सटीक परीक्षण 3 घंटे से कम समय में कर सकता है। गौरतलब है कि इसकी लागत मौजूदा परीक्षणों से कम है। क्रिस्पर तकनीक का पूरा नाम क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। इस तकनीक का उपयोग जीन में बदलाव करने के लिए किया जाता है। वहीं ल्यूकीमिया की बात करें तो यह श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा तथा लसिका तंत्र सहित शरीर के रक्त उत्पादन करने वाले ऊतकों से संबंधित कैंसर है। गौरतलब है कि लसिका तंत्र वाहिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का एक जाल है, जो शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बता दें कि जब शरीर के किसी हिस्से में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं, तो इसे कैंसर कहते हैं। ये असामान्य कोशिकाएं, जिन्हें कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है, स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करने तथा उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। गौरतलब है कि फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और यकृत कैंसर पुरुषों में होने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं। वहीं स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौत की सजा पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या पिछले लगभग 1 दशक में सबसे ज्यादा थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या ईरान, इराक और सऊदी अरब में दर्ज की गई, जहां मौत की सजा देने के मामलों में इन देशों का करीब 91% योगदान है। बता दें कि 2024 में वैश्विक स्तर पर 1518 लोगों को मौत की सजा दी गई है।
यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 32% अधिक है। इन आंकड़ों में चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम शामिल नहीं है। चीन मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मृत्युदंड के लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के देश मौत की सजा को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 145 देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्युदंड को गैर कानूनी घोषित किया है। गौरतलब है कि भारत में मृत्युदंड लीगल है और देश में गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड सबसे गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के लिए काम करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मातृ पर एक रिपोर्ट जारी की है, ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 टू 2023 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार मातृ में भारत दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या DRC और भारत दोनों देश मातृ में दूसरे स्थान पर हैं। गौरतलब है कि भारत में वर्ष 2023 में प्रतिदिन 52 मातृ हुई है। वहीं मातृ में पहले स्थान पर नाइजीरिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में नाइजीरिया के अलावा केवल 3 अन्य देशों भारत, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पाकिस्तान में 10,000 से अधिक मातृ हुई है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान में कहा गया है कि 2000 और 2023 के बीच मातृ में 40% की वैश्विक गिरावट देखी गई है। उल्लेखनीय है कि मातृ में प्रसव या गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं से संबंधित मृत्यु भी शामिल है। रक्तस्राव मृत्यु का प्रत्यक्ष प्रसूति कारण है और वैश्विक स्तर पर मातृ का प्रमुख कारण बना हुआ है। मातृ के अन्य प्रत्यक्ष प्रसूति कारणों में गर्भावस्था के समय उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, प्रसव और प्रसवोत्तर संबंधी संक्रमण और असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं शामिल हैं। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन RBI एक्ट 1934 के तहत केंद्र सरकार करती है। 2. पहली बार MPC का गठन 2016 में किया गया था। 3. इस कमेटी में 4 सदस्य RBI से होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 2. यह केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। 3. इस योजना में शिशु, किशोर और तरुण 3 श्रेणियां शामिल हैं। उपरोक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नए पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री ब्रिज है। 2. यह रामेश्वरम को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। 3. स्टील से बने इस नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पॉइंट कैलिमेरी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 1967 में बनाया गया था। 2. इसकी सीमा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों से लगती है। 3. ग्रेट वेदारण्यम दलदल के साथ इसे 2002 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है। 2. यह आमतौर पर मनुष्यों में लकवा का कारण बनता है। 3. इसका इलाज केवल कीमोथेरेपी के जरिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत ने 4 विशेष मसालों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। इन मसालों में महाराष्ट्र से अमरावती पिप्पली, तेलंगाना से वारंगल चपाता मिर्च, तमिलनाडु से विरुधुनगर सांबा वट्टल मिर्च और केरल से थलादान ग्राम्बू या लौंग को GI टैग दिया गया है।
जो इन मसालों की विशिष्टता को बनाए रखने में मदद करेगा और साथ ही किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का पहचान चिन्ह है जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को प्रदान किया जाता है। इसे आमतौर पर कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए दिया जाता है, जिसमें हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अनुकूल कंटेनर जहाज MSC तुर्की विजिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट तिरुवनंतपुरम पहुंचा। यह पहली बार है जब कोई विशाल जहाज दक्षिण एशियाई जल क्षेत्र में पहुंचा है। बता दें कि MSC तुर्की को मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। यह एक बार में कई हजार कंटेनर ले जाने में सक्षम है, जो इसे अब तक बनाए गए सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से विशेष बनाता है। इसके प्रति कंटेनर कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। यह ईंधन को अधिक कुशलता से प्रयोग करता है और समुद्री परिवहन में प्रदूषण कम करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हाल ही में पोषण पखवाड़ा का 7वां चरण लॉन्च किया गया है। यह पखवाड़ा 8 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस वर्ष मातृ एवं शिशु पोषण लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुंच में सुधार और बचपन में मोटापे की समस्या से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पूरे भारत में पोषण में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसका मकसद कुपोषण से लड़ना और स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की ट्रैकिंग में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करता है और स्वस्थ भविष्य के लिए स्थायी बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। इस दौरान लिस्बन में उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। बता दें कि पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, जो इबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे उत्तर और पूर्व में स्पेन तथा दक्षिण और पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर से घेरती है। इसकी राजधानी लिस्बन यूरोप के सबसे पुरानी शहरों में गिनी जाती है और यह अपने समुद्री और औपनिवेशिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाल की जलवायु समुद्री समशीतोष्ण है। हाल ही में सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। उसने यह खिताब दोहा के हमाद हवाई अड्डे को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है, जिसने पिछले साल पहला स्थान हासिल किया था। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 की रैंकिंग में एशियाई हवाई अड्डे सबसे ऊपर रहे, जिनमें टोक्यो के हानेडा और नारिता तथा सियोल के इंचियोन भी टॉप 5 में शामिल हैं। वहीं हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा लाभ उठाने वालों में हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो 2 साल पहले 33वें स्थान से बढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में अमेरिकी कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी को एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। कंपनी ने प्राचीन डायर वुल्फ के डीएनए के नमूनों की मदद से जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके 3 डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है, जिससे इस विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित किया गया है। वैज्ञानिकों ने पारंपरिक क्लोनिंग के बजाय एक कम आक्रामक तरीका अपनाया। इस प्रक्रिया में ग्रे वुल्फ से विशेष कोशिकाएं ली गयी, जो डायर वुल्फ के डीएनए से मेल खाती थीं। इस प्रक्रिया से डायर वुल्फ का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त जीवों को पुनः जीवित करना संभव हुआ है। डायर वुल्फ लगभग 10,000 से 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।